बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सली। नाज़रीन, आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं, जहाँ इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान की आवाम किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने और मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी साहब से अहम मुलाकात भी हुई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं, जहाँ इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत भी करेंगे। उनका ये दौरा कितना अहम है? अहम है। वहाँ से देखते हैं कि क्या खबर आती है। ज़ाहिर मुलाकातें होंगी और उसके बाद जो पूरा ग्लोबल एक सिनेरियो नया जन्म ले रहा है, तो उसमें किस तरह से जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी तैयार करते हैं हम, ये अहम है। और बाकी जो रीजनल इवेंट्स हैं वो इतनी तेज़ी से उनमें वाक़यात जन्म ले रहे हैं कि इस दौरान ये सारी मुलाकातें जो हो रही हैं किसी भी लेवल पे हों, वो यानी बहुत एक्टिव है। इस वक्त सारी दुनिया जो है वो एक्टिव है। अक़वाम मुत्तहिदा में मीटिंग्स हो रही हैं, इधर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उधर कॉन्फ्रेंस। अच्छा, जो सबसे जो अहम इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि कल सऊदी अरेबिया में रियाद में जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट पुतिन की टीम की और प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम की, उधर से 2 अरकान शरीक थे, इधर से 3 अरकान शरीक थे। उसके बाद जो है वो एक जो भूचाल सा है वो मज़ीद उसमें तेज़ी आ गई है ग्लोबल लेवल पे और तेज़ तर वाक़यात हो गए। पहले तो ये हुआ कि जो उस मुलाकात के दौरान हमने ये बात की थी कि बहुत सारे मामला आगे बढ़ाने की बात हुई। जो सोवियत रशियन इन्वेस्टमेंट फ़ंड के जो चेयरमैन हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये बात की कि भाई इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, सैंक्शंस ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, वो सैंक्शंस जो हैं वो तो ख़त्म हो या ना हो, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा ये जो रशियन मार्केट्स हैं, ये कोई $500 बिलियन का अमेरिका को नुकसान हुआ है रशिया के साथ अपनी सैंक्शंस, अपनी वो जो सैंक्शन से हट के, यानी वहाँ पर जो मसनूआत, मुख्तलिफ मसनूआत, मिसाल के तौर पे जैसे कोई अमेरिकन फास्ट फूड चेन थी, मॉस्को में थी, तो उसको भी बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा ये 500 बिलियन की मार्केट है और ये जो है यहाँ पे, तो उसमें यह है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड शायद रशिया में कोशिश हो रही है कि फौरी तौर पे वो शुरू हो जाएं। और ये जो अमेरिका से रशिया की डायरेक्ट फ़्लाइट्स, अच्छा इसको वो जो हैं वो इसको ये कह रहे हैं कि भाई ये सारा वो है जो 2022 से पहले था, मतलब इसमें कोई नई चीज़ नहीं हो रही, बल्कि वो था जो सारे मामला चल रहे थे अमेरिका रशिया दोनों की एम्बेसीज़ में स्टाफ कितना होगा, सफ़ीर का, वो सारा उसी तरह हम उसी तरफ लेके जा रहे हैं जो कि 2022 की जंग से पहले था। तो ये जो है ये एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो दोनों शख्सियात की मुलाकात है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात, वो बहुत जल्द करवाने पे बात हो रही है और इस बात के इम्कानात हैं कि वो क्रेमलिन की तरफ से भी बात हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है, वो उन्होंने मीडिया से एक जगह बात की। एक तो उनका इलॉन मस्क के साथ इंटरव्यू है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, लेकिन वो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन पहले जो उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ एयरफोर्स 1 में ट्रैवल करते हुए बात की, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी मुलाकात हो, और बेशक इसी महीने हो जाए। अब इस महीने में तो ये तो 28 दिन का महीना है, तो इस महीने में अगर मुलाकात हो, इसका मतलब है कि अगला हफ्ता या 8 दिन। तो उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ इसी महीने में हो जाए मुलाकात। तो इसमें जो है अब अच्छा, क्रेमलिन की तरफ से ये बात की गई कि जी बिल्कुल इसी महीने हो सकती है, प्रेसिडेंट पुतिन इस महीने अवेलेबल हैं बिल्कुल, और अगर नहीं होती इस महीने तो पहली दूसरी फौरी तौर पे हो सकती है, लेकिन हमारी तरफ से जो है वो तैयारी है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की 1-on-1 मीटिंग, या ये कि उनकी डेलीगेट्स के साथ मीटिंग अपने, लेकिन खुद प्रेसिडेंट ट्रंप मिलना चाह रहे हैं जल्द से जल्द। अच्छा, अब ये मुलाकात कहाँ पे होगी? सऊदी अरेबिया में होगी, कहीं और भी हो सकती है क्या, लेकिन ये कि मुलाकात की उन्होंने बात कर दी आगे। अच्छा, अब सूरत हाल इसमें इतनी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो इस कदर नाराज़ हैं और इस कदर वो गुस्से में हैं
कि वो जो है वो जब तुर्किया गए, तुर्किया, तो वहाँ से उन्होंने सऊदी अरेबिया आना था आज, जो कि कल हम बात कर चुके थे कि वो मुलाकात के अगले दिन सऊदी अरेबिया जाएंगे। उन्होंने तुर्किया में कहा, तुर्किया में उन्होंने ऐलान किया कि मैं सऊदी अरेबिया नहीं जाऊँगा। और ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक सतह पे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। उसकी वजह ये है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, मेरा ख्याल है कतर ने भी, इन सारे मुल्कों ने दरमियान में जब ये बहुत कशीदगी थी यूक्रेन और रशिया की, तो इस दौरान जो कैदियों के तबादले होते रहे हैं और जो गंदम की डील हुई है, ये मुल्क जो है इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो सऊदी अरेबिया का उन्होंने दौरा, ये कहा कि मैं इस दौरे को, मैं ये दौरा नहीं जाऊंगा सऊदी अरेबिया। अभी तक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन यकीनन अगर वो वहाँ पे प्रेसिडेंट अर्दोगन से मिले हैं या यूएई में उनकी मुलाकात जो है वो यूएई के सदर से हुई है, तो गालिब इम्कान यही था कि उनकी वली अहद से मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मुझे इस मुलाकात से बाहर रखा गया। इसी दौरान जो है वो मुख्तलिफ जो ज़राए के हवाले से जो खबरें चल रही हैं मीडिया में, वो ये है कि ये फ़ैसला जो है ये सऊदी अरेबिया का नहीं था कि ज़ेलेंस्की को ना बुलाया जाए, बल्कि सऊदी अरेबिया शायद चाहता था कि वो, लेकिन अमेरिका और जब रशिया की तरफ से बात हुई कि नहीं हम 1-on-1 करना चाहेंगे, तो फिर सऊदी अरेबिया ने ज़ाहिर है ज़्यादा बात उसमें नहीं की। लेकिन ये सऊदी अरेबिया की वजह से उनको नहीं रोका गया ज़ेलेंस्की को। ये तो खुद अमेरिकन्स की और रशियंस की थी कि जी ज़ेलेंस्की बीच में नहीं बैठेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो ये बात भी बाहर आ रही है कि जी सऊदी अरेबिया तो चाहता था, और जाहिर है कि वो पहले 2 मिले, आगे जाके सब बैठ जाएं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वो चले गए, वापस वो कीव पहुंच गए। अच्छा, इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है वो उनकी गुफ्तगू और उनके इंटरव्यूज और बाकी सब, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो बंदा है ज़ेलेंस्की, इसकी तो 4% लोगों ने, उन्होंने पूछा कि जी वो तो आपके बारे में ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा इसकी तो कोई वो हैसियत नहीं है, इसकी तो 4% जो पॉपुलैरिटी है मुल्क में, इसकी तो 4% है पॉपुलैरिटी। अच्छा, अब ये है कि इसके ऊपर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने कहा कि ये तो डिसइंफॉर्मेशन के बबल में रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जो डिसइंफॉर्मेशन का एक गुब्बारा है या बबल है या बुलबुला है, जो भी उसे कहें, उसके आसपास उनके वो लोग हैं जो उनको डिसइंफॉर्मेशन देते हैं। और मेरी तो यहाँ जो पोल्स हुए हैं उसमें तो 57% मकबूलियत है मेरी। ये ध्यान में रखें कि इलेक्शंस होने थे मई में जो नहीं हुए, यानी वो एक एक्स्ट्रा उनको वो मुद्दत है जो वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की जो है बड़े गुस्से में है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क को किसी सूरत भी नहीं बेचूंगा, और वो जो मिनरल्स की मेरे पास लेकर आए थे मैं उस पर बिल्कुल, हाँ अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तो फिर मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। मेरा ख्याल है इट्स टू लेट। जो आज उनका लहजा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का, तो वो काफ़ी उनका तल्ख लहजा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने यूरोप के मुल्कों को भी रगेद दिया। उन्होंने कहा कि नेटो के बगैर तो मुझे किसी मुल्क की फ़ौज नहीं चाहिए, नेटो होगा तो मुझे, जो मुल्क कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी फ़ौजें भेज देंगे, तो उन मुल्कों की तो मुझे फ़ौज नहीं चाहिए। इसी दौरान ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन जिन्होंने मीटिंग की थी यूरोपीय रहनुमाओं की, ईयू के कुछ मुल्क उसमें बड़े हाँ मुल्क आए थे, और इसी दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मीटिंग उनकी गुफ्तगू हुई थी। तो जर्मन चांसलर ने तो कह दिया था कि जर्मनी अपनी फ़ौज नहीं भेजेगा। पोलैंड ने भी कह दिया था कि हम भी अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड कैसे भेजेंगे? यूक्रेन तो मेंबर नहीं है नेटो का, तो यूक्रेन को कैसे हम सिक्योर करेंगे? तो सिक्योरिटी की गारंटीज तो सिर्फ पुतिन और ट्रंप ही दे सकते हैं यूक्रेन की। तो हम दरमियान में जाएंगे तो हम सकिन हो जाएंगे, हमारा क्या ताल्लुक है इस मामले से, या पीस कीपर्स हैं यूएन के। तो लेकिन साथ ही आज ये हुआ है कि फ्रांस की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेज रहे। अच्छा, सिर्फ बरतानिया ऐलान कर चुका है बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे, तो बरतानिया तो ईयू का मेंबर नहीं है, लेकिन बरतानिया के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है अगले चंद दिनों में। तो उन्होंने वो रोल प्ले करना है कि उन्होंने यूरोप का केस भी लड़ना है, लेकिन यूरोप के लोग कह रहे हैं कि वो हमारा केस प्ली करेंगे सामने, या वो ये कहेंगे कि जी आप ईयू पे डाल रहे हैं इतने टैरिफ्स, तो हम तो ईयू का हिस्सा नहीं, हम तो अलग हैं, तो बरतानिया को अलग से देखें आप। तो एक यूरोप के अंदर भी कन्फ्यूजन है। उनके कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि भाई बरतानिया जो है ये यूरोप की कैसे नुमाइंदगी करने जा रहा है, वो, लेकिन बरतानिया कह रहा है कि हम एक ब्रिज का रोल प्ले करेंगे ईयू के मौजूदा रहनुमाओं के दरमियान। और तो एक वहाँ पे एक मामला जो हैं बड़े अजीब से हो गए हुए हैं।
अच्छा, इसमें जो अब इशू ये है सारा कि यूरोप के अंदर ये भी डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि अगर तो ये बात यूरोप मान लेता तो फिर वो ज़ाहिर अमेरिकन ट्रूप्स भी रहती, अब वो अपना ख़र्चा कितना बढ़ाएंगे आगे। वहाँ पर जो है वो 65 से 95 हज़ार फ़ौज है। अगर हम देखें तो मुख्तलिफ यूरोप में जो अमेरिकन बेसिस हैं, अगर हम स्लाइड्स दिखा सकें तो ये जो बेसिस हैं, अच्छा अब ये तो अगर हम फर्स्ट स्लाइड देखें ना, हेयर टू स्टे और बाउंड टू लीव, अब ये जो यूनिफाइड यूरोपियन कमांड है तो ये मुख्तलिफ जगहों पे जो अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं ये जो है ये वहाँ पे हैं। अब सवाल ये है कि इसमें से कितने, और अगर हम सेकंड स्लाइड देखें तो ये बेसिस हमें नज़र आती हैं, किन मुल्कों में बेसिस नहीं हैं, किन मुल्कों में हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 65,000 और उसमें आप इंक्लूड कर लें रिजर्व्स को, बाकी मिलो के तो काफ़ी एक तकरीबन लाख के करीब या 95,000 या लाख के करीब फोर्सेस मौजूद हैं। कुछ रिजर्व्स भी हैं, कुछ परमानेंट भी हैं, कुछ रोटेशन पे भी होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं तो उनकी तरफ से, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से कहा गया कि हम फौरी तौर पे पुल आउट नहीं कर रहे, फौरी तौर पे। लेकिन यह है कि इससे पहले वो बात आ चुकी है कि भाई इतनी ज़्यादा फ़ौजों की ज़रूरत क्या है, अमेरिका तो अपनी कॉस्ट कटिंग करने जा रहा है। ये जो DOGE है आज थोड़ी देर के बाद ये रिलीज़ करेगा, आज से शुरू कर देगा डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर, यानी पेंटागन में कितने जो लोग हैं, ज़्यादा हैं, कितनों को होना चाहिए, कितनों को नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर 9.5 लाख लोग ऐसे हैं जो पेंटागन में जो सिविलियंस काम कर रहे हैं, और सिविलियंस में बहुत बड़ी तादाद जो है वो रिटायर्ड वेटरन्स की भी है। तो वो जो लिस्टें हैं वो आज, यानी कितने लोग पेंटागन से फारिग होते हैं और कितने लोग रखे जाते हैं पेंटागन में, 9.5 लाख वो हैं, 13 लाख फ़ौज है, 9.5 लाख वो हैं, बाकी मेरे ख्याल से इतने ही शायद वो रिज़र्व्स या कोस्ट गार्ड में भी हैं, 13 लाख के करीब या आगे पीछे। लेकिन यह है कि वहाँ पर जो सिविलियंस काम कर रहे हैं, यानी जो कि जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, वो आज उनकी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो उनकी छांटी होने जा रही है। अच्छा, उसके नतीजे में और कोर्ट जो है, उस एक कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी है कि जी ये जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यानी पहले तो ब्लॉक किया था ना, एक कोर्ट की ये रूलिंग आ गई है, तो वहाँ पे अदालतों के अंदर भी एक मामला उलझे हुए हैं अमेरिका के अंदर। तो ये जो तनाव पैदा हुआ है, इसमें अब यूरोप के लिए ये देखना आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि यूरोप जो है वो यूरोप अपनी हिफाजत खुद करे। मतलब ऐसा कभी भी, या तो यूरोप लड़ता रहे आपस में, या तो यूरोप की लड़ाई होती रही है, या ये है कि यूरोप जो है वो ये बड़ा मुश्किल है देखना कि यूरोप जो है वो अपनी सिक्योरिटी कैसे करेगा। और पहली बात तो ये कि यूरोप से क्या मुराद है, यानी इससे पहले भी तो ये था ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मन अपने आप को देख रहे हैं, ब्रिटिश अपने आप को देख रहे हैं, फ्रांस अपने आप को देख रहे हैं, आपस में बल्कि इत्तेहाद बन गए, उधर ही इत्तेहाद थे, उधर ही लड़ाई हो रही थी। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि वो सारे मिलें और मिलके वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जाएँ। कई मुल्क हैं जो सोवियत यूनियन के साथ हैं, मिसाल में हंगरी है, बाकी मुल्क हैं। और लेकिन ये है कि वहाँ पे एक परेशानी है बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जो कल भी बात की थी, ईस्टर्न फ्लैंक के मुल्क हैं वो तो बहुत परेशान है इस वक्त कि अगर नेटो यहाँ से निकल गया तो हम कहाँ से बुलाएंगे फ्रांस को या जर्मनी को या बाकी इटली या स्पेन की फ़ौजें आके हमसे यहाँ पे आके क्या रशियन आर्मी से लड़ेंगी। तो एक वहाँ पर एक क्यास है, बहुत अच्छा खासा वो क्यास है, जो कि क्यास आने वाले दिनों में जिसकी अलामात पूरी दुनिया पे ज़ाहिर होंगी, यूरोप के अंदर भी ज़ाहिर होंगी। यूरोप के अंदर इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ये जो एड आती है बाहर से आगे पीछे, उनको इमिग्रेशन जो इलीगल या लीगल इमिग्रेंट्स भी हैं, जो जिनके केसेस वैसे जो भी है उनका, तो वो सोशल सिक्योरिटी ये वो बहुत सारे मामलात पे कटौती लगने जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है वहाँ पे। और साथ ही ये जो मतलब उसमें अब ये पॉसिबल है कि रशिया के साथ अगर उनकी ट्रेड खुल जाए तो उनको ऑयल सस्ता मिले, या उनके जो, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि फिर वो रशिया की जो मार्केट्स हैं उनको अमेरिका कह रहा है कि आप भी हमारे पास आएँ, यूरोप में ना जाएं बल्कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। ये बड़ी अजीब सी बात है कि रशिया अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करे और अमेरिका रशिया में इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा, ये तो मामलात आगे एक बड़े अजीब से एक हिजानी सी कैफियत है पूरी। इन सारे वाक़यात को में चाइना ऑन बोर्ड है, ये ध्यान में रखें, चाइना ऑन बोर्ड है रशिया के साथ, मुकम्मल तौर पे चाइना ऑन बोर्ड है। और चाइना जो है ना वो यानी जहाँ पर हम ये पिछले
यानी जो आप समझ लें कि पिछले 40 साल या 50 साल या 70 साल जब से भी हम देखें तो जहाँ हर रोज़ अमेरिका लड़ता रहा है, साथ साथ नेटो भी लड़ता रहा है कहीं ना कहीं, तो चाइना ने कोई जंग नहीं लड़ी इस पूरे अरसे में। इस पूरे अरसे में चाइना की कोई जंग नहीं हुई, सवाए एक उनकी जो जंग वियतनाम के साथ मुख्तसर सी शायद 79 में हुई थी। उसके बाद चाइना की जंग नहीं हुई कोई भी। चाइना जो है वो दूसरे अंदाज में दुनिया को देखता है, और चाइना ने सारी अपनी एनर्जीज और सारा जो प्लानिंग है वो सारा चाइना ने रखा हुआ है फ्यूचर के लिए। तो बाकी मुल्क जो हैं वो लड़ लड़ के वो ब्लीड हो गए हैं, मईशतें तबाह हो गई हैं, लोग वहाँ पे आ गए हैं, मतलब इमिग्रेशन के इश्यूज़, बहुत बेशुमार इश्यूज़ हैं, मईशत, कैसे आना है, कैसे रहना है, कैसे, मतलब एक अच्छा खासा वहाँ पे यूरोप के अंदर जो है वो ऐसा सिनेरियो है जो लीडरशिप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस लीडरशिप में उभरेगा कोई ना कोई, लीडर्स उभरेंगे वहाँ पे, और वो आगे देखेंगे कि भाई ये कैसे। देखें, पहले ये बहुत ज़्यादा अरसे तक मजाक उड़ता था पूरी दुनिया में कि भाई ये OIC क्या चीज़ है। वाकई सवाल तो सही उठता था कि OIC क्या है भाई, इसने कोई काम तो नहीं किया आज तक। OIC क्या है, इसने कौन सा मसला ऐसा है जो मुसलमान मुल्कों को OIC ने हल करवाया है। फिर ये भी सवाल उठता था कि भाई ये अरब लीग ने क्या करवाया आज तक मसला हल, कौन सा मसला ऐसा है जो अरब लीग ने हल करवा दी है, कौन सा ऐसा मसला है जो OIC ने हल करवा दी है। अब उस क्लब में ये भी शामिल हो गया है कि कौन सा मसला ऐसा है जो EU ने हल करवा दी है, कौन सा मसला ऐसा है जो कि नेटो ने हल करवा दी है। मतलब वो भी एक, मेरा ख्याल से उनको वो वहाँ तक फैल गया ना मामला पे। EU जो है उसकी भी वही सिनेरियो बन गया है ना भाई, वही सिनेरियो बना हुआ है ना EU का, जो एक ज़माने में OIC में इराक़ में लिबिया में अटैक्स हो रहे हैं तो OIC करारदादें मंजूर कर रही, तो वही सूरत हाल जो है इस वक्त वो EU की बनी हुई है कि भाई क्या करना है, ये कोई EU है या यूरोप है, या ये उसमें शेंगन भी है, या उसमें ईस्टर्न आगे पीछे। वो एकदम से कमांड चूँकि अमेरिका की, फिर अमेरिकन वेपन्स हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग है, फिर वो पहले दिन से अमेरिका, ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अमेरिका ने अदा किए अगेंस्ट सोवियत यूनियन या अगेंस्ट रशिया उसके बाद। तो एकदम से अमेरिका का पुल आउट होना और ये दोनों का दोस्त बन जाना जो है, ये उसने पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको हिला के रख दिया। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में एक तो ये कि मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की ने ना आके बड़ी गलती की, दूसरा ये कि 1-on-1 वो हो गए ट्रंप के साथ, तो उसके नतीजे में जो है वो अब ट्रंप तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन ने देख लिया कि भाई यूरोप कितना साथ खड़ा है और अमेरिका कितना साथ खड़ा है, तो उधर से पुतिन जो है वो अपने मामला इनके साथ निपटाएंगे। पहले तो ये था कि इलेक्शन होगा, ये होगा, लेकिन अब ये कि पुतिन ज़ाहिर है कि फिर वो एक पैरेलल जो यूक्रेन के अंदर सिस्टम है पूरा, जिसको हटा के ही आए थे, वो एक पूरा का पूरा जो कि रशिया के साथ फ्रेंडली है, वो तो पॉलिटिकल सेटअप वहाँ मौजूद है। कईयों को उन्होंने जेलों में डाला हुआ है, कई जला वतन है, तो वो ये भी हो। लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि इलेक्शंस हों, इलेक्शंस की तरफ यूक्रेन जाए और उसमें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की खुद अनाउंस करें, बैठें, उनको भी हिस्सा बनाया जाए। टर्की ने ये बात दोहराई है दोबारा कि लेकिन टर्की ज़ाहिर है यूक्रेन और रशिया के दरमियान मामला तय करवाने थे ना, तो रशिया और टर्की ने तो बिल्कुल ही बात अजीब सी, मतलब ज़ेलेंस्की तो कहीं और ले गए ना मामलात को। तो अब ये टर्की बीच में क्या रोल प्ले करता है, ये सारे जो सारा सिलसिला है ये बड़ा आने वाले दिनों के अंदर बड़ा क्या हो सकता है। अच्छा, इसको आप ज़रा मशरिक़ वस्ता में चूँकि सारे वाक़यात हो रहे हैं, यूरोप से लिंक्ड हैं और दुनिया भर से लिंक्ड हैं कि सऊदी अरेबिया में ये हुआ। आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो मियामी में एक सऊदी जो उनका वहाँ पे सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड का एक बड़ा फंक्शन है, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज। और जो मार्को रूबियो हैं वो सऊदी अरेबिया से रवाना होने के बाद वो UAE गए। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि 3 मुल्कों का दौरा था उनका मशरिक़ वस्ता का। UAE में उनकी वहाँ के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से, और शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन है, हर सूरत में 2 स्टेट सोल्यूशन है और फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ये मैसेज जो है उन्होंने दिया और वो चले गए। साथ ही लेकिन अमेरिकन की तरफ से बात आई कि पैरेलल प्लान भी तो दें। तो पैरेलल प्लान जो है वो इजिप्ट की, आज मेरे ख्याल से उनकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें वो बात डिस्कस हुई है, लेकिन उसका जो बजट है वो शायद 20 से बिटवीन 20 and 58 बिलियन डॉलर्स के करीब जा रहा है, जो अरसर नौ तामीर होगी गज़ा की। अच्छा, कल जो है ना, मैं इसमें थोड़ी सी बात ये करूं कि अभी तक हम देख रहे हैं ना कि मुख्तलिफ यरगमाली वहाँ से रिहा होते हैं, पिक्चर्स आती हैं यरगमालियों की, यरगमाली खड़े हुए हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, परेड जैसे भी होता है तरीका, वहाँ से कैदी रिहा हो रहे हैं। इतने दिनों से हमने ये मनाजिर देखे हैं
और हमास के जो लोग हैं वो अपने पास से गमालियों को रिहा करते हैं, वो ख़वातीन हैं या हजरात हैं, वो सारा हम इतने दिनों से हम देख रहे हैं सारा सिलसिला। और फिर उधर रेड क्रॉस की गाड़ियाँ आती हैं, वो लेके जाती हैं, फिर वो एक पूरा सारा बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, फिर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ मिल रहे हैं, तस्वीरें आती हैं सारा। लेकिन कल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा सिलसिला। कल मुख्तलिफ सिलसिला इसलिए होगा कि कल जो है वो जो बाकियात हैं वो हैंड ओवर होंगी। अच्छा, बाकियात हैंड ओवर होंगी, और उसमें जो एक इसमें मामला ये है कि 7 अक्टूबर को एक फैमिली जो है वो हमास ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया था, जो है वो। अब उसमें जो उनके जो फादर थे, यानी जो साहब थे, वो तो रिहा हो गए 31 जनवरी को, पहली जो किस्त आई उसमें रिहा हो गए, लेकिन बीवी और बच्चे पीछे रह गए। अब ये बीवी और बच्चे जो हैं, एक बात ये कही जा रही है कि इनकी बाकियात कल रवाना होंगी, वापस की जाएंगी, और इनकी बाकी, अच्छा, इनके जो वालिद हैं उनको नहीं पता कि ये हुआ ये कि पिछले साल 2023 के नवंबर में हमास ने कहा कि आप जो ये बॉम्बिंग कर रहे हैं उसके नतीजे में ये फैमिलीज, ये हमने कुछ हॉस्टेजेस फैमिली, फिर इन्होंने नाम लिया ये बिबास फैमिली का। उन्होंने कहा बिबास फैमिली को हमने उस जगह रखा है तो उस जगह पर आप बॉम्बिंग ना करें। इन्होंने कहा कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप, और वहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इन्होंने इसराइल ने बॉम्बिंग की, बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग। उसके बाद ये हुआ कि उनकी तरफ से फिर कहा जाता रहा कि ये बिबास फैमिली जो है ये दरमियान में आ गई है, क्योंकि आपको जिस जगह हम कहते हैं कि यहाँ पे ये फैमिली है या दूसरे लोग हैं, आप वहाँ बॉम्बिंग शुरू करते हैं कि यहाँ पे हमास के लोग हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि वो कहीं पर गालिबन इज़्ज़त में आ गए। अच्छा, ये जो बच्चा है ये 9 महीने का था जब ये अगवा हुआ, और ये सबसे छोटा ये गमालियों में से है। अब वो ये हमास वाले कह रहे हैं कि 2023 में जो हमने कहा था आपसे, और हम ऑन रिकॉर्ड वो कहते रहे। अच्छा, ये कहते रहे कि ये आप जो अस्पताल का बताते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हमास के लोग हैं, आप यहाँ बताते हैं हमास के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि हमास के लोग नहीं है, यहाँ पे ये फैमिली है। उन्होंने ख़ास तौर पर बिवास फैमिली का कहा। तो अब ये है कि अब ये ख़ातून और इनके जो बच्चे हैं उनकी बाकियात सुबह और एक शायद और जो है इनकी बाकियात हवाले होंगी। अब ज़ाहिर है कि एक अजीब सा माहौल होगा। तो वहाँ पर इसराइल में शायद जो है वो उनके जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना ये है कि दिखाया नहीं जाएगा, मैयतों को दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि इल्म नहीं है कि कब डेथ्स हुई थी, क्या हुआ था। और वहाँ पर लोग अभी तक चूँकि ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ कि यही ख़ातून और इनके बच्चे रिहा होंगे, लेकिन ये कि हमास की ज़रा कह रहे हैं कि यही हैं, क्योंकि हमने तो ये कहा था और ये तो यही हैं। तो एक अजीब सा माहौल है। ज़ाहिर है कि भाई ये तो अब वो इसराइल के ऊपर भी दवा हो रहा है कि वहाँ पर अच्छा, वो जो इनका हस्बैंड है वो 31 तारीख को रिहा हो गया, उसको नहीं पता कि मेरी बीवी और बच्चों के साथ क्या हुआ है पीछे, वो किसी और जगह पे था। वो अब देखते हैं कि कल तक क्या सूरत हाल। बहरहाल एक बड़े अजीब से एक सूरत हाल है। इसमें आज हमास ने एक नई बात कर दी है आज, और हमास ने कहा है कि ये जो 3 मराहिल हैं, 19 जनवरी से 2 मार्च, 3 मार्च से 13 अप्रैल और 14 अप्रैल से 25 मई, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ना कि मैं नहीं चाहता कि हर थोड़े दिन बाद 2 लोग आते हैं, फिर 3 लोग रिहा होते हैं, 4 लोग रिहा होते हैं, जो भी कुछ करना है जल्दी करो। इसके ऊपर हमास ने एक, वो कहते हैं ना कि एक अपनी एक बात उन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं, ये सारे मराइल एक साथ फ़ौरन कर लेते हैं, जितने यरगमाली हैं और जितने कैदी हैं एक साथ रिहा कर दें, उधर से वो रिहा कर दें, इधर से हम रिहा कर दें, इधर से फौज निकल जाए और साथ ही तामीर नौ फ़ौरन शुरू कर दें। हम तो नहीं कह रहे कि 25 मई तक इसको खींचें। आप जो कह रहे हैं कि इसको जल्दी करो, एक हमें नहीं चाहता 2 लोग रिहा हों, 3 लोग हों, यह हर रोज़ एक सिलसिला बना हुआ है। तो सारे के सारे अब देखें ना, ये लोग होंगे, फिर हफ्ते को रिहाइयाँ होंगी, फिर उसके बाद ये बाकियात उस तरफ से भी हैं, इस तरफ से भी। तो बड़ा, तो हमास ने कह दिया कि अच्छा जी आप एक ही वक्त में एक ही फेज़ में कर लें, हमें तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद और दबाव आ गए अरब ममालिक के ऊपर कि भाई ये तो अच्छा, वो शिन बेत को और मोसाद को निकाल लिया उन्होंने, रॉन दैमर को आगे कर दिए जो मुशीर हैं नेतन्याहू के। और हमास की तरफ से ये जो बात हुई है कि जी आप सब एक ही में कर दें। अब इसके बाद ये बात जो है ये मार्को रूबियो को कन्वे हुई है, जो है वो कतर की जानिब से भी और दीगर अरब ममालिक की जानिब से भी, कि भाई इसको एक ही क्यों नहीं कर देते आप। उन्होंने बात आगे कन्वे कर दी है नेतन्याहू पे प्रेशर है बहुत ज़्यादा, बहुत। मैंने आपसे कहा ना कि नेतन्याहू तो इसमें बिल्कुल कहीं पर उसको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अंदर एक
सिविल वॉर की कैफियत भी है ना, अंदर पॉलिटिकल एलिट भी लड़ रही है आपस में। पहले भी बड़े मसाइल थे, अब ये कि भाई यही क्या किया है। वो तो उनका तो राइट विंग बड़ा खुश हो रहा था ना कि बॉम्बिंग करने जा रहे हैं गज़ा पे, और गज़ा पे जो पता नहीं रिवेरिया बनेगा क्या बनेगा। तो उसमें यह है कि उसमें इजिप्ट ने ये प्लान जो है ये फाइनल कर लिया, और जल्द वहाँ पे मेरे ख्याल से 4 मार्च है, उससे पहले भी तारीख हो सकती है कि वहाँ पे अरब ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा भी मिल सकते हैं, ये भी हो सकते हैं सरबराहान ख़ुद मिलें, ये भी हो सकता है कि उसमें OIC बैठ जाए सारी, और ये सारा जो, क्योंकि ज़ाहिर है टर्की भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन चाहता है कि जो भी तामीर ना हो और जो भी सारे मामलात हों, लेकिन ये है कि इसको तेज़ी से आगे पैरेलल प्लान जो हैं वो कई हैं। मतलब एक तो ये वो जो शहज़ादा तुर्की बिन फैसल ने बात की थी कि एक से ज़्यादा प्लान्स हैं, तो एक से ज़्यादा हैं वाकई कि मतलब असल इशू ये है, ये तो देखें कोई इशू नहीं है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी हिस्सा नहीं होगी और हमास भी हिस्सा नहीं होगी, पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम है ये, प्रॉपर पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम चूँकि आगे चला तो उसके नतीजे में पैलेस्टीनी अथॉरिटी बन गई, हमास बन गई, इस्लामी जिहाद बन गए, लेकिन असल में तो बेसिकली इट्स अ पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम। तो अब यह है कि वो इसमें उन ना हमास को ना पैलेस्टीन अथॉरिटी को, सारे लोगों को इस बात में है कि ये आगे बढ़े, मतलब यहाँ से आगे जाएं और आगे बात जाए। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इनमें आपस में कोई फरोही इस मामले पे कोई लड़ाई या झगड़ा होगा। वो ये है कि इसको सीज़फायर करवा के और आगे 2 स्टेट पे जाएं। अब मसला ये है कि जो हमास ने बात कह दी कि जी हम तो चाहते हैं कि सारे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा सारे मराहल ख़त्म करो और सीधा चले जाओ आगे जो है, यानी 2 स्टेट पे डायरेक्ट चले जाओ, और 2 स्टेट पे चले जाओ, इजरायली फौज बाहर निकल जाए और तामीर नौ शुरू करें हमारी तरफ से, अब अगले हफ्ते शुरू कर दें और हम सारे लोग रहा करते हैं। अब ये एक नया मसला हो गया कि भाई तो फौरी तौर पे तो अरब, अब उस पर जल्दी उनको बैठना है, जल्दी प्लान करके आगे देना है। अमीर कतर जो हैं शेख तमीम बिन हमाद अल सानी जो हैं, वो जो इंडिया का उन्होंने दौरा किया पिछले दिनों, और ये इंपॉर्टेंट दौरा इसलिए था कि तलखी दोनों मुल्कों के दरमियान थी, वो ख़त्म हुई, उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया 10 बिलियन। लेकिन आज उनका जो दौरा है, आज का दौरा उनका बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज अमीर कतर तेहरान पहुँच गए, ईरान, और ईरान पहुँच गए, और ईरान पहुँच गए हैं। इसका मतलब ये है कि कतर का जो इस वक्त रोल है, कतर जाहिर है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अमेरिका, इसराइल, ये गज़ा सारा। तो अमीर कतर का ख़ुद ईरान जाने का मसला मतलब ये है कि, और उनकी वहाँ मुलाकात भी हो रही है प्रेसिडेंट पशान से भी और बाकी आला क़यादत से भी, अमीर कतर की ख़ुद। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल में इस बात का शदीद अब एहसास हो रहा है कि ईरान के हवाले से भी जो ट्रंप की पॉलिसी है, क्योंकि पहले ही बात आ रही थी कि सऊदी अरेबिया मीडिएट करेगा, जो CNN ने खबर दी थी, लेकिन अब यह है कि अमीर कतर खुद चले गए हैं वहाँ पे और वहाँ पे बात कर रहे हैं और ज़बरदस्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इसराइल में अब ये बात और बाकी मुल्कों में बात हो रही है कि अमेरिका जो है वो क्या कतर के थ्रू, क्योंकि अमीर कतर का ईरान जाना जो है ना इस मरहले पे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर अमीर कतर खुद गए हैं ईरान और ईरान बात हो रही है और मुलाकात हो रही है और स्ट्रेटेजिक मामलात और तिजारती मामला, तो इसका मतलब है कि ईरान के हवाले से जो ट्रंप पॉलिसी है वो तब्दील हो गई। और नेतन्याहू जो कह रहा था कि मैं चंद दिनों के बाद हमला करूँगा ईरान पे, उसका क्या बना? जी वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अक्सर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी चीफ जस्टिस साहब से आज मुलाकात हुई है। मुलाकातें जो हैं कितनी अहम? देखते हैं मुल्क में एक टर्मोइल तो है ना, पॉलिटिकल अनरेस्ट तो है, और वो किस जाके क्या रुख लेता है आने वाले दिनों में उसको देखते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत वक्त पे है, मतलब वजह से कि सारी हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो देखें कि हम हालात खत्ते के और सिक्योरिटी और इकॉनमी और बाकी, तो ये मेरा ख्याल है कि मैं इस अरेंजमेंट पे ज़्यादा बात नहीं करता बहुत ज़्यादा। आता कि ये कि कोई ऐसी बात होगी जो जिस पे बहस करनी हो। ये G20 का इजलास बड़ा अहम हो गया है इस वक्त, क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका का इजलास हो रहा है G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स का इन हालात में, क्योंकि ये हो रहा है कल और परसों। अब इशू ये है कि उसमें अमेरिका तो आ नहीं रहा, वो तो क्योंकि साउथ अफ्रीका में हो रहा है, उन्होंने कहा हम तो नहीं जा रहे, लेकिन वहाँ चाइना तो होगा और वहाँ पे रशिया भी होगा, तो यानी लेवरोव भी होंगे और वांगी भी होंगे, तो यकीनन वहाँ पर ये जो भी सिनेरियो बन रहा है उसके हवाले से आपस में बात भी होगी, मुल्कों की, यूरोप के मालिक भी होंगे, बाकी भी। तो ये देखना है कि वो उनकी ये G20 के इजलास में क्या होता है और वहाँ पे
फॉरेन मिनिस्टर्स कौन कौन से होते हैं और उनके दरमियान क्या बात होती है, क्या खबर सामने आती है। क्योंकि मैंने आपसे बताया यूरोप भी होगा और उसमें जो है वो चाइना भी होगा, रशिया भी होगा, बाकी तो वो मुल्क जिन जो इस वक्त बहुत ईगर हैं अपना कोई देखने के लिए रोल या क्या होने जा रहा है आगे, वो इस G20 समिट में सामने आएगा। और ये भी सामने आएगा कि अमेरिका तो उसमें नहीं है, तो अमेरिका के बगैर अगर वहाँ पे कोई एलामिया होता है तो ये भी एक नई बात है कि G20 में अमेरिका नहीं है। और अमेरिका तो ये कह रहा है कि ये इस तरह के फोरम्स एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इनको सबको इरेलीवेंट कर दिया ना। वो कह रहे हैं कि जब USAID ही नहीं होगी, WHO में हम पैसा नहीं डालेंगे, हम ये यूनाइटेड नेशंस की का फंड कम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे फोरम्स तो फिर वैसे ही डिबेटिंग फोरम है ना भाई। G20 ने क्या काम करना है, बैठना है आपस में और तस्वीरें उतरवानी है और चले जाना है। और G7 कर दें आप, G8 कर दें आप, उसको G15 कर दें आप। असल तो बात यह है कि उनके पास इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी क्या है। जब नेटो जैसा इत्तेहाद टूट रहा है तो फिर वहाँ पर लेकिन ये मौका जो इम्पॉर्टेंट है कि मुलाकातें आपस में सबकी होंगी, तो ये देखना है कि वहाँ से क्या, यानी म्यूनिख के बाद जो है ये सबसे बड़ा इवेंट ऐसे हो रहा है, बल्कि म्यूनिख से ज़्यादा बड़ा इसलिए हो रहा है कि इसमें रशिया भी है और इसमें जो है वो दीगर ममालिक भी हैं। तो देखना है कि वहाँ से क्या खबर आती है। दूसरी मैं आपसे बात ये कहूँ कि ये जो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, देखें ये जो अमीर कतर का आना है ईरान, तो इसराइल के अंदर ये बात अब उनको ये भी हो गया है कि अच्छा, मगर नेतन्याहू तो उसको बिल्कुल ये नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वो केसेस दोबारा शुरू हो गए हैं, उनका ट्रायल दोबारा शुरू हो गया जो करप्शन केसेस थे। अगर ये फौरी तौर पे बात होती है कि भाई ये फौरी तौर पे वो इसराइल रिहा करे कैदियों को और वो उधर से गमादियों को छोड़ दें, क्योंकि कल ये जो जब ये अगर ये खातून और उनके बच्चों की बाकियात वापस की जाती हैं तो एक अजीब सा माहौल बनेगा। तो वो हमास ने कहा है कि भाई ये तो हम अब सारे उधर से भी आप रिहा कर दें और जो हमारे जो लोग हैं उनके भी जो डेड बॉडीज़ हैं और बाकी सारे वो भी मैयत हैं, आप हमारे हवाले करें। तो अब ये इसराइल पे प्रेशर आ गया और अरब मुल्कों पे भी आ गया कि अगर वैसे वाकई ऐसा हो जाता है तो फिर, लेकिन वो उसकी तैयारी भी पकड़ रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि ये यकीनन अरब ममालिक जो मीडिएटर्स हैं और बाकी जो आसपास मुल्क हैं वो भी इस दबाव में हैं कि ये आगे अगर खिंच गया तो बहुत खिंच जाएगा और फिर इस दौरान कोई और वाक़या हो गया, कोई कहीं पर मुजाहरे शुरू हो गए, कहीं पे हंगामे हो गए, कोई टेररिज्म का वाक़या हो गया। अभी देखें लेबनान से, वो साउथ लेबनान से काफ़ी हद तक विड्रॉल हो गया, 5 जगहों पे है इसराइल की फ़ौज, उनको निकालने की बात फ्रांस कर रहा है और लेबनान की तरफ से बात हो रही है। मेरा ख्याल से वो निकल जाएगी फ़ौज वहाँ से, क्योंकि बड़ी तादाद में लेबनीज़ आर्मी जो है वहाँ पे आ रही है। तो इसराइल लॉज द प्लॉट ना, नेतन्याहू लॉज द प्लॉट का। अभी वो मतलब वो अब ईरान से भी अगर बातचीत शुरू हो गई है, मैं इस पे बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ना, अमीर कतर का इस वक्त ईरान जाना और वहाँ पे मुआहदे और बातचीत और सारी मुलाकातें अमीर कतर की, तो आपको क्या लग रहा है ईरान पे अटैक होने जा रहा है? सवाल पैदा नहीं होता। कतर का इंतहाई कलीदी किरदार है इस पूरे मामले में। इस तरह यूएई ने स्टांस ले लिया 2 स्टेट सोल्यूशन का। आज मार्को रूबियो ने कहा ठीक है, पैरेलल प्लान पे बात हो रही है, उनको पता है वो जो है उनका ये दौरा जो है ये कंप्लीट हुआ और स्टीव विटकॉफ और ये बाकी शख्सियात शायद रुक जाएं यहाँ पे, क्योंकि ये आगे जो डायलॉग हो रहे हैं जो कायरो में और कतर में, तो कतर ये मुल्क इस वक्त बहुत, आप देखें ना कि वो डिप्लोमेसी में भी हैं, उन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट्स भी देखनी है, अपने रीजन को भी देख रहे हैं, सिक्योरिटी को भी देख रहे हैं आप, और आप इसमें पूरे सिलसिले में देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें अच्छा जॉर्डन ज़ाहिर खामोश है, उस जो भी किंग अब्दुल्ला की मुलाकात हुई थी उसके बाद जॉर्डन खामोश हुआ, उसने अरब मुल्कों से रब्ता किया तो अरब मुल्क तेज़ हो गए। मतलब अब यह है ना कि दूसरा प्लान, और मेरा अपना गुमान ये है कि हमास ने भी जो बात की है ना कि हम एक फ़ेज़ में सारे कर देते हैं चीज़ें, इसके पीछे भी अरब ममालिक हैं, क्योंकि अरब ममालिक से बात किए बगैर जो है हमास ये स्टेटमेंट दे नहीं सकती। इसका मतलब है उनकी तरफ से बात हुई है कि भाई आप ये रख दें डिमांड आगे, ताकि बजाय इसके कि ये हर एक दिन दूसरा दिन सीज़ फायर एग्रीमेंट नहीं हुआ, टाइम आगे हो गया पीछे हो गया, इसको एक दफ़ा करके हाँ जो वो वाला फेज़ है यानी इसराइली फ़ौज विड्रॉ कर जाए, उसमें कोई एक दिन रख दें, हफ्ते का दिन रख दें, बजाय 42 दिन के 2 फेजेस अभी रहते हैं और पहला फेज़ ही ख़त्म होगा 2 मार्च को, उसके बाद 42 दिन का दूसरा फेज़, फिर 42 दिन का तीसरा फेज़, ये मई में कहीं जाके आखिर के मई के जाके, तो उन्होंने कहा कि हम एक ही फेज़ में कर दो सारा। तो ये बात तो वो है जो पहले ट्रंप ने की थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो ये अब अगर इस अच्छा अब आगे नेतन्याहू पे दबाव आ गया कि भाई अच्छा नेतन्याहू दरमियान में ये जो तमाम जो मुतासरीन का हल्का है ना ग्लोबल लेवल पे, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इक़दामात से या
उनकी प्यूटिन से मुलाकात के बाद जो मुतासरीन का एक बहुत बड़ा तबका है ना, वो बीच में कोई ना कोई वाक़यात खड़े कर सकता है। वो कहते हैं ना कहानी डालना बीच में कोई फड्डा, कोई गड़बड़, कोई मतलब है कि, लेकिन इस पे जो है वो अमेरिका भी बिल्कुल कि भाई जो मर्ज़ी कर लें, आपने स्टोरीज आ जाएँ कि अखबारों में छपवा दें, जो मर्ज़ी कर लें, ये होगा ऐसे ही। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर, वो तो लड़ते लड़ते आए हैं ना यहाँ तक, वो तो लड़े हैं प्रॉपर, ये सारा प्रोपेगेंडा और सारा उन्होंने भी सफ़र किया है। इसी तरह से पुतिन जो है वो तो जो है वो बर्लिन वॉल जब गिरी है उस वक्त से वो ऑन ड्यूटी है। तो ये है कि अब ये देखना ये है कि ये अच्छा उनकी तरफ से जो इशारा आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा जिद, मतलब इस पर प्रेसिडेंट पुतिन खुद ही शायद कह देंगे जेलेंस्की से कि भाई फ़ोन करके कि क्या मसला है भी तुम्हारे साथ तो मतलब फिर जेलेंस्की क्या करेंगे। तो मसला है कि ये वो इस वक्त रशिया ने जितना अचीव कर लिया है ना, देखें जो कल भी मैंने बात की थी ना कि अहम तरीन बातें मनवा ली हैं रशिया ने। यानी एक तो ये कि 2014 की बाउंड्री पे वापस नहीं जाएगा यूक्रेन, दूसरा ये है कि नेटो का कभी हिस्सा नहीं बनेगा। अब जेलेंस्की रहे, कोई दूसरा रहे, आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो तो इशू नहीं है। और दूसरी बात देखें, यूक्रेन पे जो अटैक्स है ना, वो रशियंस के लिए भी तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को रशिया अपना हिस्सा समझता है। ये क्रीमिया को और बाकी हिस्सों को रशिया अपना हिस्सा समझता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ताइवान पे चाइना हमला करे तो 100 दफ़ा चाइना सोचेगा, क्योंकि वो तो उनका हिस्सा है। तो ये भी एक होता है ना कि हमला करें या कल को ताइवान ही खुद उनमें शामिल हो जाए। तो ये पोजीशन यूक्रेन की भी है। तो ये अगर जंगबंदी होती है फौरी तौर पे, तो इसमें तो प्रेसिडेंट पुतिन चाहेंगे कि जल्दी जंगबंदी हो, और इसमें वो ठीक है कि भाई जेलेंस्की से कह देंगे कि इलेक्शन करवा लो वहाँ पे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि 4% मकबूलियत है, ये तो मकबूल आदमी नहीं है। ये तो वहाँ पर मार्शाल्लाह लग जाता, अगर ये जिस तरह का आदमी है तो मार्शाल्लाह फौज ने नहीं लगाया। वो काफ़ी लंबी चौड़ी बात उन्होंने की है जेलेंस्की के बारे में। जेलेंस्की आगे से कह रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन बबल में रहता है, और सऊदी अरेबिया ना कि मेरा ख्याल है जेलेंस्की ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक बहुत अपने आप को बहुत कॉर्नर कर लिया ना। मतलब आप EU में भी नहीं है, आप नेटो में भी नहीं है, आप सऊदी अरेबिया में नहीं आ रहे, आप मुंह बना के बैठ गए एक जगह। करप्शन का स्कैंडल उस जगह जी $500 बिलियन हमने दिए, ट्रंप ने ये भी कहा है। ये आगे से कह रहे हैं कि नहीं 500 तो नहीं दिए आपने, 320 दिए हैं। 320 बिलियन डॉलर्स, ये 320 बिलियन डॉलर्स दिए और 100 बिलियन आपने एड दिए, 100 बिलियन डॉलर्स एड दिए यूक्रेन को। तो ये पैसा सारा कहाँ गया है? और उसके बाद ये नतीजा सामने आया है कि पूरा अमेरिका की का भी पटा बिठा दिया, यूरोप का भी बिठा दिया। आप यूरोप में एक तो वो इमिग्रेंट्स हैं ना, इलीगल इमिग्रेंट्स जो आपको नज़र आते हैं, जो कि गोरों को पसंद नहीं है। गोरे इमिग्रेंट्स उससे भी ज़्यादा आ गए हैं यूक्रेन से। यूक्रेन की जंग के नतीजे में वो जहाँ आप अब तो खैर नहीं होगा इस तरह, मगर पहले आप जिस फंक्शन में जाएँ, जिस सेमिनार में जाएँ, जिस कॉन्फ्रेंस में जाएँ, जहाँ जाएँ, वो ख़ास तौर पे यूक्रेन के जी वो झंडे लगे हुए हैं और सब उनकी पूजा कर रहे हैं। तो जब से ये हुआ मामला तो यूक्रेन को कुछ कोई नहीं रहा, निकलो हटो। तो वो अब यूक्रेन के बहुत जो जंग से मुतासरीन है वो लोग बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं पूरे यूरोप में। यूरोप उनको कैसे वापस भेजेगा? तो मेरा ख्याल ये है कि इसका यूरोप को भी देखना होगा ये सारे इश्यूज़ को। और जो मेरे ख्याल से ये जो जंगों में ये सारी जो कार्टल्स काम करती है ना जंगों में और इधर उधर, वो इतनी आसानी से अमन की तरफ जाने नहीं देते दुनिया को। तो वो इस वक्त फ़ाल हैं काफ़ी ज़्यादा कि कोई फटा ऐसा डाला जाए। लेकिन ये है कि ट्रंप और जो पुतिन है इसीलिए वो कह रहे हैं हम जल्दी मिले, उसको सील करें और जो होना है होता रहे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।